पहले तो उस्मान साहब अपने अल्प्स के पास आकर उनका हौसला बुलंद करते हैं और उसके बाद वो उनको बताते हैं कि हम कुनिया की तरफ जा रहे हैं। लिहाजा तमाम तर लोग इस बात को अपने जहन में रखें। ये कहकर उस्मान साहब और उनके तमाम तर अल्प कुनिया की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल का एक और मंजर दिखाया जाता है, जहां पर मंगोल सिपाही मौजूद होते हैं। उन सिपाहियों के दरमियान उनका एक कमांडर भी मौजूद होता है, जिसका नाम समादार होता है। समादार के पास एक मंगोल सिपाही आकर बताता है कि 1,000 घुड़सवारों समेत आपकी फौज में इजाफा करने के लिए पीछे से एक दस्ता आ रहा है। समादार कहता है कि बहुत खूब, जैसे ही वो दस्ता मुझसे आकर मिलेगा मेरी ताकत में मजीद इजाफा हो जाएगा और इसके साथ साथ मैं कुनिया की तरफ निकल पड़ूंगा। अभी समादार इसी किस्म की बातचीत कर रहा होता है कि इसी दौरान एक और सिपाही आकर समादार को बताता है कि इस्मान सुल्ताना की तरफ से आपके लिए एक खत आया है। वो जैसे ही उस खत को खोलता है तो उसमें लिखा होता है कि काय कबीले का असल सरदार यानी कि उस्मान अपने सिपाहियों समेत कुनिया की तरफ जा रहा है, और समादार तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि महल में उसको खुशामदीद कैसे कहना है। ये खत पढ़ते ही समादार कहता है कि उस्मान, अब तो ये फैसला हो चुका है कि तुम्हें मरना है। ये तकदीर का फैसला है कि तुम मेरे हाथों कत्ल होगे। मैं तुम्हें उसी महल में कत्ल करूंगा। तुम्हारी मौत सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों होगी। दूसरी तरफ यानी शहर के सरदारी कमरे का मंजर दिखाया जाता है, जहां दोनों ग्रोहों की खवातीन एक दूसरे के सामने मुंह बनाए बैठी होती हैं। वालदा सुल्ताना मार्था से कहती हैं, क्या तुम इस मिट्टी से भरे और गर्द आलूद महल को साफ सुथरा कर सकती हो? मार्था जवाबन कहती है कि जैसा आपका हुक्म, मैं इसको बिल्कुल शीशे की तरह चमका दूंगी। ये बात सुनकर बाला और मलहन खातून एक दूसरे की तरफ देखती हैं कि आखिर ये क्या बात हो रही है। इसी दौरान उलगन खातून खाने की एक प्लेट लेकर इस्मान सुल्ताना के सामने पेश कर देती है। इस्मान सुल्ताना जैसे ही उस खाने के बर्तन से पहला लुकमा लेती है तो वो लुकमा खाते साथ ही उस बर्तन को फेंक देती है। वहां पर मौजूद तमाम तर लोग, बाला, मलहन और आयशा खातून, निहायत अफसोस के साथ इस्मान सुल्ताना के इस रवैये को देख रही होती हैं। उलगन खातून भी ये देखकर बहुत डर जाती है। इस्मान सुल्ताना कहती है, ये किस किस्म का खाना तुमने मेरे सामने पेश किया है? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? उलगन खातून पूछती हैं कि आखिर मैंने क्या गलती की है? इस्मान सुल्तान कहती हैं कि अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। बाला खातून ये देखकर बहुत गुस्से में आ रही होती हैं। जेर कुताई भी बहुत मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाकर खड़ा हुआ होता है। बाला खातून गुस्से से इस्मान सुल्ताना से कहती हैं कि ये आप क्या कर रही हैं? ये बहुत ही तज़हीक आमेज़ रवैया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस्मान सुल्ताना कहती हैं कि आपको ये तौहीन आमेज़ लग रहा है। क्या आपको ये मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं वालदा सुल्ताना हूँ। क्या मेरे सामने इस किस्म का खाना पेश किया जाएगा? मलहन खातून जवाबन कहती हैं कि मुझे अंदाज़ा हो गया है कि आपके मुंह को किस किस्म का जायका पसंद है, और मेरा ख्याल है कि इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करने के लिए आपके पास किसी किस्म की कोई दलील नहीं होगी। वालदा सुल्ताना मलहन खातून की तरफ देखते हुए कहती हैं कि मेरा ख्याल है कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि तुम किससे बात कर रही हो। तुमने अपनी हद से तजावुज़ किया है। तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बाला खातून जवाबन कहती हैं कि हम कीमत चुकाने या हिसाब देने वालों में से नहीं हैं। लोग हमें इस बात से जानते हैं कि हम अपने दुश्मनों से हिसाब कैसे लेते हैं। जो यहाँ आपने खाने के साथ किया है ये बदतमीजी है। आयशा खातून कहती हैं कि खाना इंसानों के हाथों से बनता है और इंसानों से गलती हो सकती है, लेकिन उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जिस अंदाज से आपने ये रवैया बरता है ये किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं। लेकिन हम आपकी इस हरकत की वजह से अपने मिजाज को ख़राब नहीं होने देंगे। इस्मान सुल्ताना आयशा खातून से कहती हैं कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आपकी इसी बात पर गौर करते हुए मैं इन दोनों खवातीन की इस बदतमीज़ी को बर्दाश्त करती हूँ। फिर बेंजी खातून इस्मान सुल्ताना से कहती हैं कि आप हमें अपनी मेहमान नवाजी का मौका दें। मैं आपको अपने मेज़ पर खाना खिलाना चाहती हूँ। आप कल ही हमारे किले में खाने की दावत को कबूल करें। इस्मान सुल्ताना बेंजी खातून से कहती हैं कि आप कहाँ अपना वक्त ज़ाया कर रही हैं? आपकी असल जगह तो कुनिया के महल में है। मुझे आपकी काबिलियत का अंदाज़ा पहले ही उस मौके पर हो चुका है जब आप अलचीचक की शादी के हवाले से तैयारियां कर रही थीं। बहरहाल कुछ नाखुशगवार वाकयात भी पेश आ जाते हैं। इस्मान सुल्ताना मलहन और बाला खातून की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं कि ऐसा ही होता है ना। बेंजी खातून इस्मान सुल्ताना से कहती हैं कि आज अगर मैं यहाँ पर इस मेज़ पर मौजूद हूँ तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं, क्योंकि मैं यहाँ काई के लोगों से मिलना ही नहीं चाहती। जिस अंदाज से इन्होंने हमारी तज़हीक की है और इनके लोगों ने मेरी बेटी के साथ जो मामला किया है वो सब लोगों के सामने खुली किताब की तरह है। इन काइयों ने मुझे और मेरी बेटी को तुर्कमान लोगों के सामने शर्मिंदा किया है, और अब ये खवातीन मेरी बेटी के पीछे पड़ी हैं। आयशा खातून जवाबन कहती हैं कि बेंजी खातून आप अपनी हद में रहें और अपनी हद से तजावुज़ ना करें। वो आप ही थी
जिसकी वजह से एक तैमूर और अलचीचक अलहदा हुए। बेंजी खातून बात को टोकते हुए कहती हैं कि मैं अपनी बेटी के बेहतरीन मुस्तकबिल के बारे में सोच रही थी। और उसके बाद बेंजी खातून बाला खातून से मुखातिब होकर कहती हैं कि आपने मेरी बेटी को ठीक शादी के दिन अगवा किया, और आपके लिए यह भी काफी नहीं था कि मेरी बेटी जब आप लोगों के पास आई है तो उसके बावजूद आपने मेरी बेटी को फिर लौटा दिया, यानी कि मेरी बेटी के जज्बातों के साथ खेला गया। मलहन खातून जवाबन कहती हैं कि ये ड्रामा बंद करो, क्योंकि तुम्हें अपनी बेटी के हवाले से कोई फिक्र नहीं है, तुम्हें उसके जज्बात की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम कभी भी उसकी शादी बेअंदर के साथ ना होने देती। तुम पहले ही अलचीचक को बेअंदर के साथ शादी करने पर रजामंद ना करती। इतने में इस्मान सुल्ताना कहती हैं कि खामोश रहो और चुप रहो सब। दूसरी तरफ कुनिया के महल का मंजर दिखाया जाता है, जहां अलाउद्दीन बे एक घोड़े के ऊपर मौजूद होते हैं, जिनके साथ बेसुंगर बे और बुरान बे भी मौजूद होते हैं। उस्मान साहब जो के पीछे खड़े हुए होते हैं, और वहां पर मौजूद सल्जूकी सिपाहियों को यह मालूम नहीं होता कि इनमें से उस्मान साहब कौन है। वहां पर मौजूद तायनाती एक पहरेदार किसी को भी अंदर दाखिल नहीं होने दे रहा होता। इतने में बुरान अल्प उसी सिपाही से कहते हैं, क्या आपको मालूम नहीं कि यह घोड़ा अलाउद्दीन साहब की तरफ से दिया गया है? फिर बुरान अल्प उस घोड़े पर लगी सल्जूकी मोहर को उस सिपाही को दिखाता है। इतने में दुर्सुन फकी भी वहां पर बातचीत करते हैं, और वो उस शख्स से कहते हैं कि तुम्हें यह बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि मेरा नाम दुर्सुन फकी है, और मैं पहले कुनिया में काजी की हैसियत से काम करता आया हूँ। अगर तुमने हमारे लिए मुश्किलात पैदा की, हमें अंदर अलाउद्दीन साहब से मिलने ना दिया, तो फिर हम तुम्हारे लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी करेंगे। उसके बाद हमसे गिला मत करना कि हमने तुम्हें यह मौका नहीं दिया था। वो सिपाही दुर्सुन फकी से कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचान लिया है, आप दुर्सुन फकी है, चले आए मेरे साथ चलें। फिर जैसे ही दुर्सुन फकी, बुरान अल्प और अलाउद्दीन बे अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो सिपाही कहता है कि दुर्सुन फकी, आप पहले से ही इस कानून को जानते हैं कि कोई भी शख्स अपने साथ हथियार को लेकर अंदर दाखिल नहीं हो सकता। बुरान अल्प उस सिपाही को जवाब देते हुए कहता है कि कोई भी अल्प बगैर हथियार के कहीं भी दाखिल नहीं हो सकता। आपको इस बात को समझना चाहिए। उस्मान साहब खामोशी से यह बातचीत सुन रहे होते हैं। फिर दुर्सुन फकी अलाउद्दीन को इशारा करते हैं, तो अलाउद्दीन अपने तमाम तर हथियार उस सल्जूकी सिपाही के हवाले कर देता है। बुरान अल्प और वहां पर मौजूद तमाम तर सिपाही, हत्ता के उस्मान साहब भी अपने हथियार उस सिपाही को देकर महल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। बुरान अल्प उस्मान साहब से कहते हैं कि अलाउद्दीन बे के हवाले से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, हम अलाउद्दीन बे की हिफाजत करेंगे। उस्मान साहब ये सुनते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं और छुपकर उस महल में चलने लगते हैं। वो देखते हैं कि कुछ मंगोल सिपाही महल में गश्त कर रहे हैं। बिलाखिर उस्मान साहब महल में मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए सरदारी कमरे की तरफ दाखिल हो जाते हैं।